नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपल अग्रवाल, न्यासी हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ एम्पावर्ड वुमेन सीरीज में। इस सीरीज के अंतर्गत हम उन महिलाओं का, उन सफल महिलाओं के बारे में उनके विचार साझा करते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। आज हमारे साथ हमारी वक्ता के रूप में राजस्मृति जी मौजूद हैं, जिनको हम टैलेंट का पावर बैंक भी कह सकते हैं। ये एक सफल लेखिका हैं, कुशल उद्यमी हैं, अच्छी संचालिका हैं और एक जानी मानी वक्ता भी हैं। राजस्मृति जी फोक टेल्स फाउंडेशन की फाउंडर हैं और इनको इनके कार्यों के लिए बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो राजस्मृति जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो एम्पावर्ड वुमेन में। थैंक यू रूपल जी। सबसे पहले एक सवाल है आपसे कि आप इतने लोगों के इंटरव्यू लेती हैं जी। आज हमारा ये सौभाग्य कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई जी। और आपकी फैमिली में कौन कौन है, किस तरह से आपको मोटिवेशन मिला इन कार्यों को करने के लिए जहाँ पर आज आप हैं। जी, थैंक यू रूपल। इंटरव्यूज लेने की आदत है तो आज ऐसा हो रहा है कि इंटरव्यू दे रहे हैं। कम ही इंटरव्यूज मैं कोशिश करती हूँ देने का, बिकॉज सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मैं पटना से हूँ। पटना ही में मेरी शुरू की पढ़ाई हुई, टिल ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से पढ़ाई की और ग्रेजुएशन मेरा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में था। उसके बाद फिर एमबीए किया, ह्यूमन रिसोर्स में मैंने काम किया 4-5 साल। मास्टर्स डिग्री नहीं थी, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद काम करना शुरू कर दिया था। तो एक मन में एक ख्वाहिश थी कि मास्टर्स की डिग्री लूँ, तो उसके लिए स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया एंड मुझे फोर्ड फाउंडेशन फेलोशिप मिला, जिसके थ्रू यूएस गई और वहाँ पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में 2 इयर्स का मास्टर्स प्रोग्राम किया। वहाँ से आने के बाद फिर घर बच्चे शादी उन सब में उलझ गई एंड यूएस में जो 2 साल था मेरा बहुत ही सेटिस्फाइंग था। जो जो करना चाहती थी, जो सपने थे, वो सारे पूरे हुए। यूनिसेफ के मैनहट्टन ऑफिस में 42nd स्ट्रीट में ऑफिस था और होता है ना कि आप एक एचआर के टॉप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो वो जो एक अमेरिकन ड्रीम होता है वो मैं जी के आई थी वहां से, न्यूयॉर्क से। तो जब वापस आई तो ये ऑटोमेटिक हुआ कि नहीं, अब घर को, फैमिली को, बच्चों को टाइम देना है एंड आई डिसाइडेड टू बी अ मदर। 2011 आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड, माय डॉटर हु इज नाउ 13 year old एंड देन उसके 3 साल के बाद बेटा हुआ जो आज 10 साल का है। तो शुरू के ये 4-5 साल मैंने कॉर्पोरेट करियर कॉन्शियसली छोड़ दिया। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था एज सच कि आपको घर बैठना है, बच्चे देखना है। सब मेरे फैमिली में तो सब चाहते थे कि मैं काम करूं, जॉब करूं, बट एज अ पर्सन आई वांटेड टू बी अ मदर, आई वांटेड टू बी एट होम, आई वांटेड टू गिव टाइम टू माय किड्स, बिकॉज आई पर्सनली फील कि बच्चों को आपको टाइम देना चाहिए। मतलब मेड्स वगैरह है, रख सकते हैं, करिए, जिनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, अपने अपने, बट आई वांटेड टू डू एवरीथिंग फॉर माय चिल्ड्रन। बट वो भी करते करते कहीं ना कहीं आपको अपना वो होता है ना अस्तित्व, लगता है कि खो रहा है। तो 4-5 साल तो एग्जैक्टली, तो 4-5 साल तो बहुत अच्छा था। चेरी बेरी मम्मा के नाम से जा रहे हैं, उसकी वाइफ, उसकी बेटी, सो एंड सो, तो अच्छा लगता था। बट देन अपना जब अस्तित्व आपको वो कहता है कि मैं कौन हूँ, व्हाट इज माय आइडेंटिटी, वो कहीं ना कहीं किक होने लगा। अब उसको आप पोस्ट मटर्निटी डिप्रेशन बोलिए, पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोले, या जो भी वर्ड दीजिए, उस समय उतना समझ नहीं आता था, क्योंकि और ना हमारे साथ ये भी होता है कि फीमेल्स को गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दीज बॉडीली चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, आपको पता नहीं होता है। और एज यू नो फ्रस्ट्रेशन होता है कि व्हाट आई हैव टू डू एंड आपको कोई और लाइफ जब आपकी परफेक्ट हो, जो आपको देखे बोले वाह तुम्हारी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, घूमते हो, मजे करते हो, पार्टी करते हो, बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, गाड़ी, और क्या चाहिए। सो व्हेन यू लिव दैट परफेक्ट लाइफ एंड येट समथिंग इज मिसिंग, देन वो एक अजीब सी उथल पुथल होती है। तो उसी में फिर होता है ना, भगवान कुछ चाहता है और जब सही समय आता है तो वो आपके पास खुद ही आ जाता है। तो मेरे पास भी एक मेरी जूनियर हुआ करती थी कॉलेज में, उसका कॉल आया। शी वाज सीइंग कि आई वाज हैविंग अ गुड फ्रेंड सर्कल, पार्टिंग,
सो शी सेड ना कि हमने एक ब्लॉग शुरू किया है बिंदी बॉटम्स करके, आप उसके लिए कुछ स्टोरीज कवर करना शुरू करो, पिक योर फ्रेंड्स एंड उनकी कुछ अगर यूनिक स्टोरीज है, कुछ वो अलग कर रही हैं, डिफरेंट कर रही हैं, तो स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। तो मैं सोचा ठीक है, बच्चों के साथ ये कन्वीनियंट है, घर से बैठ के कर सकते हैं, कहीं ऑफिस जाने की टेंशन नहीं है। उस समय मेरा बेटा 2 साल का था, Okay. तो मैंने कहा चलो अब ये सही समय है एक शुरुआत करने की। उस समय कोई ये दिमाग में नहीं था कि कोई कंपनी बनानी है या इसी फील्ड में जाना है। मैं थी भी ह्यूमन रिसोर्स के बैकग्राउंड से, कॉर्पोरेट करियर से, तो बिजनेस माइंडसेट तो बिल्कुल भी नहीं था। तो वो खेल खेल में शुरू हो गया। उनके लिए मैंने 10-15 स्टोरीज लिखी, उसमें से 5-6 उन्होंने सेलेक्ट किया, अपने पेज पे फीचर किया। फिर मुझे लगा कि जब ये मैं इनके लिए लिख रही हूँ, ये वही कर रहे हैं कि स्टोरीज लेते हैं, उसको एक फोटो के साथ फेसबुक पे डाल देते हैं, तो मैं कहा ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं तो भी एक दिन बस अचानक से उठी और मन किया कि चलो एक फेसबुक पेज हम भी बनाते हैं, और जो स्टोरीज उन्होंने रिजेक्ट की थी उनको मैंने डालना शुरू किया। बिकॉज अब ये मेरे फ्रेंड्स की स्टोरीज थी। अब जैसे अगर मैंने आपकी स्टोरी लिखी हो, अब उन्होंने पब्लिश नहीं की, अब मैं आपको आके, मेरे पास वो दिल नहीं था कि आके बोलूं कि आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है, ये रिजेक्टेड है। तो अब मैं उन स्टोरीज के साथ बैठी हुई थी, मैंने कहा इसको डाल देती हूँ, उनको तो चाहिए नहीं, लिख तो मैंने दिया ही है। तो वहां से फोक टेल्स की शुरुआत हुई, और फोक को मैंने लिया कि फोक मीन्स पीपल एंड टेल्स मीन्स कथाएं, स्टोरी। तो स्टोरीज। फोक टेल्स लोगों की कहानी, बिकॉज आज के टाइम में अगर हम अपने बच्चों को भी तेनाली राम और पंचतंत्र सुनाते हैं तो शायद वो रिलेट नहीं कर पाते, बिकॉज सही अब वो बात। राजा महाराजा और उस तरह की चीजें है नहीं। बट अगर आप अपने बच्चे को अपने किसी अंकल की, किसी फ्रेंड की, आसपास के लोगों की स्टोरी सुनाते हैं तो वो इंस्पायर होते हैं। तो देन आई थॉट कि ये जो स्टोरीज है, जो आम आदमी की कहानी है, उसमें भी वो स्ट्रगल है। आप यहाँ तक कैसे पहुंची है ये आपको पता है, और लोग ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पे पहुंच गई हैं, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन वो जर्नी के पीछे जो है, क्या स्ट्रगल थी, वो उनको नहीं पता है। तो वो मैंने लिखना शुरू किया, और शुरू के 3-4 महीने एवरीडे एक इंटरव्यू जाता था, मिलती थी, लिखती थी, और फेसबुक पे वो चला जाता था। तो 3-4 महीने ये कंटिन्यूअस चला, एंड देन पहला अवार्ड मिला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राइटिंग मजा है। करने से और मजे मजे में जो चीजें कर रही हूँ उसके लिए अवार्ड्स मिलने लगेंगे, लोग बुलाने लगे, कहीं पे भी जाने लगे तो अरे मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी थी, अरे आपने उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था उनकी ये भी कहानी है। तो उस तरह से होने लगा, और वहां से वो फोक टेल्स की शुरुआत हो गई। कहा जाता है कि एक सफल औरत के पीछे एक उसके किसी फैमिली मेंबर का या उसके पति का या उसके फादर का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? आई थिंक सबका हाथ है मेरी सफलता के पीछे, क्योंकि जितने लोगों से आज तक मैं मिली हूँ, सबने कुछ ना कुछ सिखाया है और सबसे मैं इंस्पायर हुई हूँ। आई थिंक आई एम फ्यू ऑफ दोज पीपल की मुझे किसी से जेलसी नहीं होती है। अगर जैसे आप यूरोप गई हैं, तो आपकी यूरोप की फोटोज देख के मुझे कोई जलन नहीं होगी, बट मेरे अंदर वो ड्रीम जरूर आ जाएगा कि अच्छा ये गई है, मैं भी मुझे भी जाना जाऊंगी। चाहिए, मैं भी ऐसा कुछ करूँ कि मैं जाऊँ। तो जब मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं स्कॉलरशिप पे गई हुई थी, मैं जब यूनिसेफ में काम कर रही थी पटना में, हाजीपुर में, तो वहां मुझे पता चला था कि अच्छा ऐसा कुछ होता है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है, आप लोन नहीं लेना चाहते हैं, तो स्कॉलरशिप्स होते हैं और आप जा सकते हैं। तो वो मेरे अंदर बहुत है कि मुझे अगर किसी से कुछ सीखने को मिलता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो। तो आई थिंक पापा मेरे हमेशा चाहते थे कि मैं घर ना बैठूं। एक चीज हमेशा कहते थे कि बेटा, या तो लाइफ में करियर होता है या टिफिन करियर होता है, तो या तो तुम पति और बच्चों के टिफिन बनाओगी या अपना करियर बनाओगी। सो ही नेवर वांटेड मी टू स्टे एट होम। सो चाहे वो स्कॉलरशिप हो चाहे वो हो, उसके लिए वो हमेशा पुश करते थे। मनीष हमेशा कभी नहीं चाहते थे, लाइक अदर partners and other husbands, he never wanted me to sit at home, even in pregnancy, even when I had children, he always wanted me to work. I was the one who never wanted to work. After fulfilling that American dream, I was the one who was like कि आराम से बच्चे देखूं, बच्चे को संभालूं, बिकॉज मैं पटना से लखनऊ शिफ्ट हुई थी। लखनऊ शहर बिल्कुल नया था, यहाँ किसी को नहीं जानती थी, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, ना कोई मेड, ना कोई स्टाफ, बस हम 2 जन न्यूक्लियर फैमिली। तो वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल था कि बच्चों को किसी पे छोड़ दूं और चीजें करूं। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती थी, बट ही ऑलवेज वांटेड। और जब फोकटेल शुरू हुआ तो शहर में जितने भी हमने 4-5 अच्छे बड़े इवेंट्स किए, उनके वजह से ही पॉसिबल हुआ। एंड आई थिंक मेरे बच्चे भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बिकॉज हर जगह मैं उनको लेके गई हूँ। कि शुरुआत के तो जितने इंटरव्यूज थे, किसी के गार्डन में, किसी के ऑफिस में, बच्चे मेरे साथ वो घास में खेल रहे हैं और गार्डन में खेल रहे हैं, किसी के डॉगी के साथ खेल रहे हैं, और मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। और कहीं ना मैं ये भी कहूंगी कि बच्चों के वजह से ही मेरे अंदर ये भी आया कि मुझे फिर कुछ करना है। बिकॉज जब आप स्कूल्स में जाते हैं बच्चों को, तो जो
ट्रस्टीज के बच्चे होते हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलती थी। तो मेरी बेटी लोअर प्रेप में थी तो आके बताती, मम्मा आज ना मेरी इस फ्रेंड की मम्मी ने उसकी बेटी को क्लास से पिक किया, या वो उसके पेरेंट्स ना उस गेट से उसको पिक करने आते हैं, आप क्यों नहीं उस गेट से पिक करते आते हो। तो अब आप उस 4 साल के बच्चे को नहीं बता सकते कि वो ट्रस्टी है या वो बोर्ड मेंबर है इसलिए उनके पास वो प्रिविलेज है। तो वो भी मुझे कहीं ना ये कर लगता था कि मेरे बच्चे पीछे शायद इसलिए है या उनको वो प्रिविलेज नहीं मिल रहे बिकॉज मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो वो भी एक किक फैक्टर था। तो बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया और अभी भी आई थिंक फोक टेल्स को मैं अपना थर्ड बेबी कहती हूँ। तो ये उन दोनों बच्चों के टाइम को निकाल के ही कहीं ना कहीं इसमें टाइम देती हूँ। तो बच्चों ने, पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, शुरू की जितनी कहानियां थी सब मेरे फ्रेंड्स थे। अपनी लाइफ की जर्नी कौन किसी को बताता सही। है, मैं कोई प्रोफेशनल तो उस समय थी नहीं, बट जितने भी मेरे शुरू के फ्रेंड्स थे सबने सपोर्ट किया, सबने अपनी अपनी कहानी खुल के दिल से बताई। नहीं जो बताना था वो भी बता देते थे और कहते थे इसको मत लिखना। तो एक वो जो ट्रस्ट फैक्टर होता है ना, अगर फोक टेल्स जो ब्रांड है वो लोगों के ही वजह से बना है, लोगों के प्यार, लोगों के विश्वास से। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बुक्स पब्लिश करूंगी, ऑडियो वीडियोस करूंगी, चैनल चलेगा, फाउंडेशन खुल जाएगा, म्यूजिक चैनल होंगे, दूसरों के भी काम करने लगेंगे, ये सब कहीं था ही नहीं। तो ये सब लखनऊ भी कहेंगे कि लखनऊ का प्यार रहा है, लखनऊ का सपोर्ट रहा है, लखनऊ के लोगों का बहुत योगदान रहा है इसमें। जैसा कि आपने बताया कि आपने यूनिसेफ के साथ काम किया, यूनिसेफ बेसिकली बच्चों के लिए काम करती है, तो कैसा अनुभव रहा आपका यूनिसेफ के साथ काम करने में? यूनिसेफ एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। कहीं ना कहीं आई थिंक गवर्नमेंट और यूनिसेफ और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो होती है वो अगर मिसमैच होती है तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। बट मैंने यूनिसेफ के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, उस समय मैं रूटीन इम्यूनाइजेशन कोऑर्डिनेटर हुआ करती थी, जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स वगैरह पड़ते हैं। फिर उस समय 16 इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ पे काम होता था। तो गांव गांव को ये अडॉप्ट करते थे, उनको एक मॉडल विलेज की तरह बनाते थे ताकि वहाँ के लोगों के पास हर एक सुविधाएं हो। और फिर मैंने मैनहट्टन में काम किया हुआ है उनके एकदम कॉर्पोरेट ऑफिस में, जहाँ पे दुनिया भर के प्रोफेशनल्स आए हुए हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे काम होना चाहिए। तो इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मेरे लिए तो यूनिसेफ वाज अ ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन। और क्योंकि पटना में, और इन वो भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि यूनिसेफ न्यूयॉर्क में कैसे पहुंची। मैं पेन स्टेट से अपना मास्टर्स कर रही थी, लास्ट के 6 मंथ्स होते हैं कि आप ओजेटी कर सकते हैं। तो मैंने लिंक्डइन के थ्रू सर्च किया एचआर मैनेजर्स, और उनको मैंने एक बस मैसेज भेजा था कि आई वांट टू डू वर्क विथ यू एंड 6 मंथ्स इज फ्री। और उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के बाद बुलाया, कॉल किया, इंटरव्यू हो गया। तो ये मैं आपको 2010 की बात, 9 की बात बता रही हूँ। 2009 में लिंक्डइन वगैरह आजकल तो बहुत चल रहे हैं, बट उस समय बिल्कुल नया नया था। बट पावर ऑफ सोशल मीडिया की वन सिंपल मैसेज कैन लैंड यू टू योर ड्रीम जॉब। So that actually happened with me when I landed in UNICEF, and it was amazing. मतलब बहुत बढ़िया। मेरी जापानीज बॉस थी, शी टॉट मी सो मच अबाउट द जापानीज कल्चर एंड जापान छोड़ के वो न्यूयॉर्क में काम करे। इनफैक्ट सारे वहाँ पे टॉप बॉसेस सारी फीमेल्स थी, सबके हाउस हस्बैंड्स थे और सारी फीमेल्स वे सिटिंग ऑन द टॉप पोजीशन। आई वाज लाइक व्हाट एन अमेजिंग कल्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एंड हस्बैंड्स आराम से बच्चे बिल्ली कुत्ते को देख रहे हैं घर में, एंड एवरीवन इज सो हैप्पी अबाउट इट। नहीं, ऐसा शायद हमारे इंडियन कल्चर में तो नहीं होता है, लोग अभी थोड़ा नहीं हो सा रहा है, बट ये मैं आपको 2009-10 की बात बता रही हूँ। तो इतने साल और हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 14-15 years have passed. Let's see, maybe another 10-20 years इंडिया में भी वो कल्चर आ जाए। बट फॉर मी इट वाज एन आई ओपनिंग थिंग, मेरी सारे कॉलीग्स वहाँ पे टॉप पोजीशंस पे हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अच्छा, ही इज इन वो अपने होम टाउन में, वो ही इज टेकिंग केयर इंडिया। ऑफ माय डॉटर। आई एम लाइक वंडरफुल। किताबें भी लिखी हैं, 4 किताबें जी भी लिखी हैं फोक टेल्स के जी अंतर्गत। तो उसमें पहली किताब थी जिसमें आपने 9 जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उनको फीचर किया है। जी। तो किस तरह से ये प्रेरणा मिली कि मतलब प्रिंसिपल्स को फीचर करना है, लाइक दैट ऑफ दिस इज सच अ यूनिक बुक, आई थिंक। तो I didn't read that book, but when I just think about it, when I just read about it कि आपने ऐसा कुछ लिखा है, तो from where you got that inspiration to write about 9 principles? So
एग्जैक्टली 9 प्रिंसिपल सोच के नहीं लिखा था। जो मैंने बताया कि जो स्टोरीज मैंने लिखना शुरू की तो इट वाज ऑल रैंडम पीपल। हम्म। सो शुरू के ऑलमोस्ट 500 टू 1000 स्टोरीज शुरू के 2-3 साल में मैंने कवर किया था। अब था कि बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि बुक होनी चाहिए, बिकॉज एवरीवन इज नॉट ऑन फेसबुक, एंड फेसबुक को आप एक लिटरेरी प्लेटफॉर्म नहीं समझते हैं। तो वहां से सजेशन आया कि आपको बुक करनी चाहिए। अब मैं ये 1000 स्टोरियों के साथ बैठी हुई हूँ कि शुरुआत कहाँ से करूँ। 500 1000 स्टोरीज एक साथ बुक में डालना इम्पॉसिबल थी। प्लान तो था कि एक मास्टर बुक बनेगी, कम से कम हर साल की जो 365 स्टोरीज है वो जाएंगी, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिर वो होता है ना प्रोजेक्ट छोड़ ही दिया था कि छोड़ो ये ब्लॉग ही ठीक है, बुक्स वगैरह नहीं कर पाएंगे। बट देन फिर लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं करना चाहिए। और एक मेरी एक फ्रेंड है, वो एजुकेशन में, वो उसने टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह पे सॉफ्टवेयर भी बनाया है, सुरेखा करके। तो शी wanted to do lot of things with the principal and all, and मेरी स्टोरीज ऑलरेडी रेडी थी। सो शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द किकिंग फैक्टर। सेड नहीं, तुम करो, बुक करो, 10 ही स्टोरी से शुरू करो, मैं एडिट कर दूंगी, बट करो। सही तो बात। जब सारे लोग पीछे हट गए थे कि चलो नहीं हो पाएगा ये चीज, शी केम इन टू द पिक्चर, शी मोटिवेटेड मी, एंड देन आई ऑल्सो फील कि हम जो भी हैं अपने गुरुजन के वजह से, अपने टीचर्स के वजह से हैं। एंड जब बच्चा 10 और 12 में पहुंच जाता है तो सबको तारीफ मिलती है, बट जो बेसिक से जो टीचर्स होते हैं उनको लोग भूल जाते हैं। एंड प्रिंसिपल्स को भी कहीं ना कहीं वो क्रेडिट नहीं हाँ मिलता सही है बात। कि इनके वजह से बच्चा आया। तो फिर और टीचर्स डे का भी टाइम आने वाला था, आई थिंक जून में मेरे दिमाग में थॉट आया। सो आई थॉट कि नहीं, सितंबर में मुझे ये बुक लॉन्च करनी है, एंड इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल द टीचर्स हु आई हैव who have made me study। एंड वहां से ये प्रेरणा मिली, तो मैंने 9 को पिकअप किया और उन सबकी स्टोरीज उसमें फीचर की। और मेरा नाम भी अगर मैं बताऊं तो राज स्मृति है। जो राज है वो ना पापा का नाम है, ना हस्बैंड का टीचर नाम का है, ना नाम। किसी का नाम है। वो मेरी फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम है। जो फर्स्ट टाइम मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो वहां पे जो प्रिंसिपल थी उनका नाम राज नायर था। नाम मेरा सिर्फ स्मृति था, तो पापा ने स्मृति के साथ वो राज लगा दिया, तो स्मृति राज वहां से मुझे मिला। सो वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंस्पायरिंग टीचर था। इंस्पायरिंग वो है कि आप जो आपके नाम के साथ सूट करता है, आपके पेरेंट्स ने वो नाम दिया, ना कि वो पेट्रियार्की को हम्म। फॉलो किया कि नहीं मेरा ही नाम होना चाहिए। एक बुक लिखी है आपने नैमिषारण्य के जी। ऊपर, नैमिषारण्य सच अ पाइस प्लेस, हम्म। और ललिता देवी जी का मंदिर है वहां पे जी। जो काफी लोग जाते हैं उनके दर्शन करने। तो नैमिषारण्य आपके मन में कहाँ से आया? लाइक दैट ऑफ नैमिषारण्य इतना पॉपुलर नहीं, लोग पॉपुलर चीजों पे जैसे मथुरा पे बनाएंगे, अयोध्या पे बनाएंगे, हम्म। बट नैमिषारण्य। नैमिषारण्य भी मैं वैसे अगर बताऊं तो कुछ साल पहले तक ना मैं उतनी धार्मिक थी, ना रिलीजियस थी, ना कल्चरल थी, वैसा कुछ नहीं था। एक जो होता है ना, जो एक मॉडर्न अर्बन न्यूट्रल। कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग होते हैं, मैं भी वैसे ही थी कि हाँ ठीक है, जो सही है चल रहा है चलने दो। तो 2012 में आई थिंक जब मैं लखनऊ फर्स्ट टाइम आई थी, तब उस समय एक फ्रेंड के थ्रू नैमिषारण्य गई थी। तो वो भी बस ऐसी ही फैमिली आउटिंग पे गई थी, ये सोच के नहीं गई थी कि इसका हमारी कल्चर पे, कल्चर में। संस्कृति पे कितना बड़ा योगदान है। बुक भी जो हुई वो मैं कहूंगी कि प्रभु की ही कृपा है। वो चाहते थे कि ऐसा हो और इस तरह से हो। हमें नैमिषारण्य के ऊपर कॉफी टेबल बनाने का ऑफर आया था सीतापुर डीएम से। तो उनके लिए हम ये बुक, कॉफी टेबल बुक बना रहे थे, और उसके थ्रू हम नैमिषारण्य में दूसरी बार फिर से गई, वहां पे देखी। और जब हम उस बुक पे काम कर रहे थे ना, तो हमें कुछ भी रिसर्च मिला नहीं। मतलब ऑनलाइन भी कुछ नहीं अवेलेबल था, ऑफलाइन भी कुछ नहीं अवेलेबल था। थोड़ी बहुत वेबसाइट थी जिसपे कुछ कुछ जो फेमस टेम्पल्स वगैरह है उस पे इंफॉर्मेशन थी। तो प्रैक्टिकली कोई लिटरेचर अवेलेबल ही नहीं था। और जब मैंने वहां जाके ये मुझे पता चला कि यहाँ पे सत्यनारायण की व्रत कथा हुई थी, सारे वेद पुराण यहीं पे बताए गए थे। तो एज अ ऑथर आई फेल्ट कि हम शेक्सपियर पढ़ते हैं, हम वर्ड्सवर्थ पढ़ते हैं, हम सारे फॉरेन राइटर्स को एकदम होता है ना घोल के पी जाते हैं, बट जो हमारे लोगों ने किया है, जो संस्कृत में चीजें करके जा चुके, उनको कोई ना बोलता है, ना उनकी कोई बातें करता है, ना कोई जानता है। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपसे 90-120 किलोमीटर की दूरी पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी पूरी संस्कृति की रचना वो की एक गई है। चक्र है वहां पर कुछ हाँ, बीच चक्र में। तीर्थ है। मतलब ऐसी ऐसी स्टोरीज है, ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं, और इतनी भक्ति है वहां पे लोगों में, इतनी श्रद्धा है वहां पे लोगों में। और कैसे हर चीज लिंक्ड है। हम महाभारत जानते हैं, हम रामायण जानते हैं, बट कैसे वो नैमिषारण्य से लिंक्ड है, कैसे वहां पे ऋषि मुनियों ने तप किया है, कैसे वो तप की स्थल है। तो मुझे बहुत वो लगा कि ये तो होना चाहिए। तो फिर हमने कहा कि चलो एक ट्रैवल लॉग लिखते हैं, जिसको सिंपल इंग्लिश हिंदी दोनों में करेंगे, सो दैट
कोई भी उसको पढ़े तो वो एटलीस्ट जाए। हम चार धाम जाते हैं, बट लोगों को ये नहीं पता है कि आप चार धाम करने के बाद अगर नैमिषारण्य नहीं आते तो उस चार धाम वो ना पूरा नहीं हाँ, होता पूरा है। नहीं। और अगर आप चार धाम नहीं करते फिर, लेकिन आपने नैमिषारण्य पूरा कर लिया है, तो आपका वो चार धाम के इक्विवेलेंट भी है। तो मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत सारे मंदिर हैं, एक अलग सा सुकून है, एक अलग सा पीस है। अभी कमर्शलाइज नहीं हुआ है इतना, तो एक अलग सा वो है। पर आई थिंक अब गवर्नमेंट का भी फोकस है, और जैसे अयोध्या को डेवलप किया गया है, आने वाले समय में नैमिषारण्य को भी डेवलप किया जाएगा। एंड सबको जाना चाहिए जो इंडिया के हैं, हिंदू कल्चर को मानते हैं। हिंदुइज्म आई फील इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हमारी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, चाहे वो तुलसी की पूजा करो, चाहे वो सूर्य नमस्कार करो, सब साइंटिफिक है। उसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, वो आपके वे ऑफ लाइफ से है, सो दैट आप एक हेल्दी हैप्पी लाइफ इस अर्थ पे स्पेंड कर सके। तो इसी साल उस बुक का विमोचन हुआ था लिटरेचर जी, फेस्टिवल जी। में, और अपरिमेय हाँ, शानदार। एस्कॉन के प्रेसिडेंट अप्रिमेय श्यामदास के हाथों हुआ। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब होता है ना, भगवान चाहते हैं और चीजें वैसे वैसे हो जाती है। एक रामायण की 40 शिक्षाएं लिखी हैं जी। आपने। तो रामायण में भगवान राम है, सीता है, लक्ष्मण है, उनके बारे में आपने बताया है, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया है, और ये बेसिकली बच्चों के लिए लिखी गई है जो हम्म। किताब है। तो एक मैसेज देती है ये किताब बच्चों को कि उन्हें क्या सीख मिलती है रामायण से? ऐसा क्या है जो उन्हें कैप्चर हम्म। करना चाहिए, जो उन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारना चाहिए बच्चों को, जी। जो आपने अपनी इस बुक के थ्रू बताया है? कुछ प्रकाश डालिए इस किताब पर। रामायण की 40 शिक्षाएं भी अगर हम बात करें तो हमने सबने रामायण देखी है घर में। मेरे घर में था, दादी लाल कपड़े में बांध करके रखती थी, लेकिन वो अध्ययन भी करती थी। रोज का उनका था कि नियमित तौर पे वो रामायण की नहीं, हम पुस्तक लोगों ने तो देखा भी है, वो पढ़ती एक थी। सीरियल आता था 9 बजे जी, रामायण, तो जी। एकदम कर्फ्यू लग जाता था, हम लोग बिल्कुल, सुनते बिल्कुल। थे। हमने रामायण देखा है, हमने महाभारत देखा है, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है सच बिल्कुल। रामायण, क्योंकि हमने देख-देख के हमें वो कंठस्थ हो गया। बट आजकल के बच्चों के पास इतने एंगेजमेंट्स हैं और वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप तुरंत चैनल फ्लिप कर सकते हो। हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं ऑप्शन था, नहीं था। और हमें मज़ा भी आता था बिकॉज़ घर में भी वो माहौल था। तो रामायण हर के घर में, लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता है और कोई पढ़ता नहीं है। एक तो टेक्स्ट बहुत हेवी है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी अगर है तो इतने मोटे टेक्स्ट हैं कि आप उसको इजीली पढ़ नहीं सकते। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप अपने आप को जीवन में कैसे उतारेंगे? प्लस मैं ये भी मानती हूँ कि प्रभु की पूजा करना 2 घंटे 3 घंटे ठीक है, श्रद्धा है आपकी, आप करिए, बट अगर आपने उनकी शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में नहीं उतारा तो उस पूजा का कोई महत्व अर्थ नहीं नहीं। है। दिन भर राम राम करने से कुछ नहीं होगा, बट प्रभु राम की अगर आपने एक भी गुण को अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो हमने यही सोच के इस पुस्तक को बनाया है कि रामायण में से ऐसी 40 शिक्षाएं निकालते हैं जो आज के टाइम में रेलेवेंट है, और जो इजिली लोग पढ़ सकते हैं और अपने आप में फॉलो कर जीवन सकते हैं। और ये बुक सबके लिए हमने बिल्कुल सिंपल हिंदी और इंग्लिश में लिखा है, और इलस्ट्रेशन है इसमें। तो आप एक दिन में एक पेज पढ़िए, या आप एक दिन में पूरी किताब 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ सकते हैं, ऐसा। बिकॉज विजुअल्स है, 4-5 लाइन में उसकी स्टोरी हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो बहुत सिंपल तरीके से और मैसेज दिया गया है कि आप कैसे भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, कैसे एक इंसान अगर वो लीडर है, उसका एक जो कॉज है, उसके लिए कैसे सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। प्रभु राम अगर लंका पे विजय पा पाए तो कर सकते थे, अकेले ही कर अकेले सकते थे, कर सकते थे। उनको किसी सेना की जरूरत नहीं थी। हम्म। लेकिन उसके थ्रू वो ये बता रहे हैं कि कैसे आपको समाज में रहना चाहिए, कैसे एकजुट होकर काम करना चाहिए। सेम चीज एप्लीकेबल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब तक आपकी टीम अच्छी नहीं है, टीम अगर स्ट्रांग नहीं है, उस टीम में अगर आपने सबको वो रोल नहीं दिया हुआ है जिसके लिए वो केपेबल है। अब हनुमान जी उड़ के जा सकते थे, कोई और नहीं उड़ के जा सकता था सीता मैया को मैसेज देने के लिए। तो वो एज अ लीडर आपको एक मैसेज देता है। सेम बच्चों को कैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कैसे प्रेम होना चाहिए, कैसे भरत जी को कुर्सी मिली लेकिन उन्होंने कुर्सी का त्याग कर दिया। लीडर्स हमारे वैसे होना चाहिए कि आपको कुर्सी का मोह नहीं होना चाहिए, आपको इसका मोह होना चाहिए कि मुझे काम परिवर्तन करना करना है, है। लोगों का भला करना है, चीजें सही करनी है। तो इस तरह से अनगिनत कथाएं हैं, शिक्षाएं हैं, जो हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। आई थिंक तभी वो राम राज्य हो सकता है। सिर्फ मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, और मंदिर में पूजा करने से चीजें नहीं बदलेंगी। जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे उन शिक्षाओं को, तो बदलाव नहीं आएगा।
आप एक कुशल वक्ता भी हैं, कई जगहों पर आपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बोला भी है। आपका पर्सनल कौन सा फेवरेट टॉपिक है जिस पे आप बोलना चाहती हैं या लोगों को बताना चाहती हैं कि मतलब इस पे आपका ज्यादा पकड़ है, या कुछ कहना चाहती हैं उसके बारे में? आई थिंक टॉपिक वाइज तो आप मुझे कुछ भी दे सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ, बट एज ऑफ नाउ जो नीड ऑफ द आवर है, आई फील बहुत जरूरी हो गया है हमें एक सात्विक लाइफस्टाइल अपनाने की, और साथ ही साथ जो मॉरल वैल्यूज है, बिकॉज हम लाइफ में कुछ भी करें, अगर हमारे मॉरल वैल्यूज इन प्लेस नहीं है, और जो एक अपने प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक जो लाइफस्टाइल आपकी होनी चाहिए, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो आपका खान पान हो, अगर हम उसको नहीं सुधारेंगे तो हम जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आई फील नीड ऑफ द आवर जो है, या आजकल जो मेरा मन करता है इन सब बातों पे बात करने का, कि कैसे हमें पर्यावरण पे काम करना चाहिए, कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए माइंडफुल होना चाहिए। जैसे अगर हम एक बिंदी भी लगाते हैं, तो ये बिंदी अगर 1 मिलियन पीपल यूज कर रहे हैं, और ये यूज करने के बाद अगर इसका कोई रिसाइकिल का ऑप्शन नहीं है, कैसे ये लैंडफिल में जा रहा है, कैसे ये हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बर्बाद कर रहा है। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी नीड है, क्योंकि अब ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग खत्म हो गई, अब ग्लोबल बॉइलिंग पे हम आ गए, हम उबल रहे हैं। तो अगर इन छोटी छोटी चीजों में, जो जो चीजों की प्लास्टिक का प्रोडक्शन बंद होना चाहिए, हर वो चीजें जो हार्मफुल है, जो नेचर को नुकसान पहुंचा रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है, कोरोना में हमने देखा, फिर भी शायद हम सीख नहीं पाए हैं। हर जगह वो होड़ चली रही कि प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करना है, क्यों करना है, और उस प्रोडक्शन का क्या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है, और ये पृथ्वी आने वाली जनरेशन के लिए बचेगी भी कि नहीं बचेगी। आई थिंक उस पे सबको बात करना चाहिए, हम सबको माइंडफुल होके हर वो चीज इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर नहीं नीड है तो ना खरीदे, होता है रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकिल, तो हमने समझ लिया, बट अब वक्त आ गया रिफ्यूज का, कि हमें एक्स्ट्रा खाना नहीं खाना है, हमें एक्स्ट्रा कपड़े नहीं खरीदने हैं, हमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए जो चीज नहीं जरूरी है। 24x7 का क्यों कॉन्सेप्ट है? जरूरत क्या है 24 घंटे चीजें चलने की? आपको 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे बाद ऑफिस बंद होना चाहिए। कौन देख रहा है रात के 2 बजे न्यूज? क्यों 24x7 न्यूज चैनल्स चल रहे हैं? आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, आप पावर वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों का समय वेस्ट कर रहे इन्वायरमेंट हैं, वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज ये सब चीजों पे मुझे अब बात करने का मन करता है। नहीं, एक अच्छा टॉपिक है बात करने का, और लोगों को पता भी होना चाहिए इन सब के बारे में। आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, एक उद्यमी हैं, आपने फोक टेल्स इनकॉर्पोरेशन की फाउंडर भी हैं। तो क्या कुछ मतलब आपको फेस करना पड़ा, या क्या कुछ मुश्किलें आई अपने फोक टेल्स इनकॉर्पोरेशन को फाउंड करने में? आई थिंक फॉर्मेशन में तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आप कंपनी रजिस्टर करा लीजिए, आपको काम मिलने लगता है, तो वो एक इशू है। बट आई थिंक वो कोई इशू नहीं है, बट काम, पेड वर्क लाना वो एक इशू, और वो भी तब जब आपने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है। मैंने जब शुरू में स्टोरीज लिखना शुरू किया तो इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब, और आज भी मैं स्टोरीज तो फ्री में ही लिखती हूँ, स्टोरीज के कोई पैसे नहीं होते हैं, बिकॉज वो फीलिंग खत्म हो जाती है। अगर आपको पैसे देके अपनी कहानी लिखवानी पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो गुड फील गुड फैक्टर जो होता है ना, वो चला जाता है। तो जब आप फ्री वर्क से पेड वर्क में आते हैं तो लोगों को लगता है तुम तो पैसे नहीं देती थी, तो लोग पैसे नहीं देना चाहते, उनको लगता है कि फ्री में सब हो जाए। अब आप ये नहीं समझते हो कि जब ऑडियो वीडियो आप कर रहे हो तो एक टीम इन्वॉल्व है। सही बात है। मैं फ्री हो सकती हूँ कि चलो मेरे घर में सारी चीजें व्यवस्थित है, मुझे रोजी रोटी की चिंता नहीं है, तो मैं अपना दिन का 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा फ्री काम में एज अ चैरिटी कर सकती हूँ। बट अगर आप टीम को हायर किए हैं, स्टाफ 4 लोग हैं, स्टाफ हैं, आपको ऑफिस रन कर रहा है, आपको बिजली का बिल भरना है, तो आप हर चीज फ्री नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक छोटे शहरों में वो एक प्रॉब्लम होता है कि लोग पे नहीं करना चाहते हैं। इवेंट्स में लोग फ्री में जाना चाहते हैं, सब चीज फ्री में मिल, प्लेटर में फ्री में मिल जाए, पैसे इतना लगे, भले वो उससे ज्यादा पैसे कहीं और जाके किसी भी चीज में खर्च कर देंगे, बट वो है। तो आई थिंक एक वो चैलेंज है कि आप कैसे पेड वर्क करें, सस्टेनेबल अपने आप को बनाए, कि आप 10 लोगों की टीम अगर आपकी है तो आप उनको सेल्फ सस्टेन कर लें, और उसी काम से कर ले। ये ना कि भाई अब राइटिंग से हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो ये काम करने के लिए मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा ताकि ये चलता रहे, और उसके बाद फिर हम ये फ्री वर्क करते रहे। नहीं, राइटिंग तो एक स्किल है, हमने अपने आप से बिल्कुल। मैनेज की है, लेकिन जो आदमी काम कर रहा है उसको तो हमें पैसे हाँ, देने ही देने सही। हैं। अब बुक भी होती है तो लोगों को लगता है कि बुक के क्यों पैसे देने, बुक भी फ्री में मिल जाए। तो आप, बुक में कॉस्ट होती है, अब बुक आप कितनी फ्री में बांट सकते हैं? कई लोगों की मेहनत होती है, उसकी एडिटिंग हाँ, होगी, उसकी बिल्कुल पैकिंग बिल्कुल। होगी, सब कुछ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पर
हमें थोड़ा सा ये है देखना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं हमारा नेचर भी लोगों को समझ में आता है कि नहीं, इनका तो नेचर ही ऐसा है, हाँ, वो चलो। प्रॉब्लम है। तो आई थिंक वो नेचर ज्यादा लोग समझ जाते हैं कि ये तो कर ही देंगे, दे मुझे लगता है चलो प्रभु की इच्छा, जब तक बिजली पानी बत्ती घर में आ रही है और बाकी चीजें सही चल रही है, सब चलने सही है। देते हैं। हाँ, चलने दीजिए। आप एक संचालिका भी हैं, आपने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया है, इतने लोगों से बात की है, इतने लोगों के मन को जाना है, तो कोई एक फेमस पर्सनैलिटी जिसका लेके आपको इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा हो, जिसके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगा हो? फेमस तो मैं क्या ही कहूँ, मुझे लगता है हर इंसान अपने आप में एक खूबसूरत कहानी है, और उनकी अपनी एक कहानी है, अपनी एक जर्नी है, और मुझे हर तरह की स्टोरीज अच्छी लगती है। मुझे तो मुझे याद है एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी, एक ऑटो रिक्शा वाले ने अपनी कहानी बताई, कैसे वो अपने बच्चों को सीएमएस में पढ़ा रहा है, क्या उसकी स्ट्रगल्स है। एक बार मैं बच्चों को रिक्शे से लेके जा रही थी आइसक्रीम खिलाने, उस लड़के ने मुझे बताया, प्रकाश करके, वो स्टोरी मैं कभी नहीं भूलूंगी। प्रकाश करके, मेरी आदत है मैं बातें भी कर लेती हूँ, तो आइसक्रीम खा रही थी, उसको भी खिला दिया। तो मैं पूछा क्या करते हो, कहाँ रहते हो, उसने बताया आज सुबह मेरे पापा का डेथ हो गया, तो ये उन्हीं का रिक्शा है, आज मैं फर्स्ट टाइम रिक्शा चला रहा हूँ, और यहीं कहीं सो जाऊंगा, फिर यही कुछ कहूंगा। मतलब 14-15 साल का वो लड़का होगा। मुझे समझ नहीं आया कि लोग कैसे इस माहौल में, इस परिस्थिति में भी रह लेते हैं, और वो खुश है, हंस रहा है। मतलब ये नहीं कि उसे दुख नहीं होगा, दुख होगा, बट कैसे उस दुख पर उसने विजय पाई, और उसको ये रियलाइजेशन है कि भाई जिंदगी तो चलना ही है, कितने उसके भी दुख हो। एक्सपेक्टेशंस जिंदगी से हाँ, ज्यादा नहीं है जिंदगी शायद। से एक्सपेक्टेशन हो चाहे नहीं हो, कोई अपना जाता है तो दुख तो होता सही ही बात। है। बट कुछ लोग उस दुख में डूब जाते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं, कुछ उससे उभर पाते हैं, कुछ नहीं उभर पाते हैं। तो इस तरह की कहानियां, और बाकी तो सेलिब्रिटीज तो हर तरह के लोगों से मैं मिली हूँ, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। मेरे लिए तो, मैं अगर किसी से मिलती हूँ तो जितनी मेहनत एक ऑटो रिक्शा वाले की स्टोरी पे मेरे लिए होती है, उतनी किसी एक्टर के लिए होगी, उतना ही रिसर्च, उतना ही इमोशन, उतना ही डेडिकेशन जाता है। तो मेरे लिए हर स्टोरी प्यारी है, और हर स्टोरी उतनी, और मैं तो रिजेक्टेड स्टोरी से एक ऑथर बनी हूँ और इतना प्यार मिला है, तो मेरे लिए तो हर एक स्टोरी बहुत प्यारी है। एक म्यूजिकल स्टूडियो भी है आपका, जी। जिसमें आप शायद उभरती हुई जो लोग हैं, उभरते हुए हम्म। गायक हैं, उनको चांस देती हैं, जी। तो क्या मकसद था मतलब इसको लॉन्च करने का, या ऐसा क्या करना चाह रही हैं आप इसके थ्रू जो ये म्यूजिकल वीडियो बनाती हैं? म्यूजिक आई थिंक इज लाइफ, एंड आई एम वन ऑफ दोज जो 24 घंटे म्यूजिक सुन सकते हैं। जैसा सुबह का मूड हुआ, कभी भक्ति चल रहा है, कभी रोमांटिक चल रहा है, जैसा वेदर हुआ, तो 24 घंटे मेरा म्यूजिक चलता है, चाहे वो मंत्र हो, चाहे कुछ भी हो। तो फोक टेल्स इन कॉर्पोरेशन की जब शुरुआत हुई, तो ये एक पार्टनरशिप फर्म के थ्रू बनी। तो उसमें जो मेरे एक बिजनेस पार्टनर है, उनको म्यूजिक का बहुत शौक है, और वो म्यूजिक में थे। तो उनका एक चैनल बना हुआ था, जिसको हमने फोक टेल्स स्टूडियो का नाम दिया, एंड ही इज अ वेरी गुड सिंगर। सो वहां से स्टूडियो की शुरुआत हुई कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं अपनी एल्बम्स बनाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, बट उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हम उनकी म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं। जो काम आपको बॉम्बे जाके मिलेगा, वो सारी सर्विसेज हम यहाँ पे करते हैं। प्लस स्पिरिचुअलिटी में भी हमारा एक इंक्लिनेशन है, तो वी थॉट कि इस तरह के जो गाने होते हैं, स्पिरिचुअल गाने, वो सारा किया जाए। तो हमने रामायण की भी जो बुक हुई, पहले हमने राम कथा की थी। राम कथा हमने लाइव रिकॉर्ड किया था, पूरा सितार गिटार सब बजवा के। और जब उसके लिए स्केचेस वगैरह बने थे, तो तब वो ख्याल आया था कि जब राम कथा ऐसे गाने से हम कन्वे कर सकते हैं, तो बुक से भी कन्वे करना चाहिए। तो एक चीज दूसरी चीज की ओर हमें खींच के ले लिंक है जाती है, जाता है उसके बिल्कुल। साथ। आप आज हमारे यहाँ मेहमान बन के आएंगे हमारे ट्रस्ट पे, तो आप हेल्प टू एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में क्या दो शब्द कहना चाहेंगी? आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फर्स्ट टाइम आपसे मैं एमिटी वुमेन्स डे वाले प्रोग्राम में मिली, और जिस तरह से आपने उस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, जिस तरह से आपने सिलेक्शन किया था सभी लोगों का, वो बहुत ही सराहनीय था। और मैं देखती रहती हूँ कि अब बहुत सारा काम कर रहे हैं समाज में, ग्राउंड लेवल पे चेंजेस लाने के लिए। तो आई फील बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। कोई एक इंसान संसार को नहीं बदल सकता है, हर कोई का एक योगदान होगा, और सब कोई मिलके जब हम एक चीज पे काम करेंगे, तो चीजें जल्दी बदलेगी। तो उस तरह से मैं कहूंगी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और करते रहिए। हमसे जो बन पाएगा, हमारा जो सहयोग चाहिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच राज स्मृति जी, अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज आप हमारे साथ यहाँ आई और हमें इतना समय दिया।
हम आपके कुशल जीवन की, एक अच्छे जीवन की कामना करते हैं और इसी के साथ आज एम्पावर्ड वुमेन की इस सीरीज को विराम देते हैं। आगे फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ। धन्यवाद।